हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 to 9 का अच्छे से पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया होगा। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को सारा का सारा अच्छे से रिवीजन करा दूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने कल इसके बना लिए होंगे। हमारे पास बस कल कल का दिन बचा हुआ है और कल सुबह 6 बजे लाइव क्लास भी है, जिसमें मैं पार्ट ए का पूरा लाइव रिवीजन कराऊंगा सब कुछ। तो अभी इस चैप्टर को पूरा का पूरा, इन 3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी जितने ही बन सकते हैं वो सारे कवर करते हैं। फिर 1 घंटे बाद इनकी क्लास एमसीक्यू भी मैं करा दूंगा आपको सारे के सारे। मतलब आज हमारा 9 तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कल बाकी 3 चैप्टर्स हम लोग कवर करके पूरा का पूरा हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। और इवन आज शाम को 5 बजे भी रेडी रहना। आज शाम को 5 बजे 10, 11, 12 का मैं पूरा का पूरा डिटेल रिवीजन विद ऑल एनसीईआरटी कीवर्ड्स के साथ करा दूंगा। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इवन तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जो मैं करा रहा हूं उसमें ही पूरा 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आइडेंटिफाई द ह्यूमन नीड दैट भानुपुरिया हैज recognized in order to make the subordinates act towards achievement of organization goal। तो आपको बताना है वो कौन सी नीड है और फिर आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है 2 इंसेंटिव that have been provided। यहाँ पे 2 इंसेंटिव कौन कौन से उनको आइडेंटिफाई करना है। तो पढ़ते हैं। when भानुपुरिया joined as technical head of Logic Lotus Innovators, she was keen on increasing the productivity and profitability of the company. However, she observed that employees were demotivated and no attention was given to their work। अगर एम्प्लॉय डीमोटिवेट है तो वो काम पे ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। ऑल्सो द वर्कर्स वर गिवन लिटिल फ्रीडम टू मेक डिसीजन। क्लास देखो, जब फ्रीडम दिया जाता है डिसीजंस लेने के लिए तो ये कौन सा इंसेंटिव होता है क्लास? कौन सा इंसेंटिव होता है? भानुपुरिया डिसाइड टू स्टिमुलेट द एम्प्लॉइज बाय गिविंग ईच वर्कर टी शर्ट। देखो टी शर्ट जो दिया जा रहा है ना, वो क्लास एम्प्लॉय, जो ये टी शर्ट दिया जा रहा है वो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। ये कौन सा इंसेंटिव है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। टी शर्ट, मोमेंटोस, मेडल, शील्ड, ये सब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। सी ऑल्सो डिसाइड टू इंक्लूड वर्कर्स इन वर्क कमिटमेंट। क्लास यहाँ पे ना वर्क कमिटमेंट में हम वर्कर्स को इंक्लूड करेंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन। ठीक है, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन कह सकते हो, इसको बोलते हैं एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन। तो 2 हो गया। और जो फ्रीडम टू डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर ये लिखा होता फ्रीडम हम देंगे वर्क की, कौन कौन सा काम आप कर सकते हो, तो उसको जॉब ऑटोनॉमी बोलते हैं। वो भी एक तरह का नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो ये दोनों ही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अब आप क्लास में कौन सी नीड की बात हो रही है ये बताओ। सी ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉइज वर डीमोटिवेट, नो अटेंशन। एम्प्लॉय डीमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉइज आर गिवन ईच वर्कर टी शर्ट विद देयर नेम। So she decided to include workers in work commitment. This help in improving the performance of workers। तो अब यहाँ पे ना इसकी तो बात हो गई, 2 incentives की बात हो गई, 2 incentive की बात हो गई। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? On the basis of understanding Maslow need hierarchy theory of motivation, identify the human need that Bhanupriya has recognized in the order to make the subordinates act towards the ऑर्गेनाइजेशन गोल। जहां पे क्लास ये कौन सा इसमें भानुपुरिया ने कौन सा पहचाना है? फिर से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। भानुपुरिया जॉइन एज टेक्निकल हेड ऑफ लॉजिक लोटस इनोवेटर, शी हैज बीन कीन ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। हाउएवर शी ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉइज वर डीमोटिवेटेड एज नो अटेंशन वाज गिवन टू देयर वर्क। ऑल्सो द वर्कर्स वर गिवन लिटिल फ्रीडम। अच्छा हाँ, ये जो फ्रीडम दिया जा रहा है ना क्लास, इसको आप कह सकते हो, जो फ्रीडम दिया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, इसको आप क्लास स्टीम नीड कह सकते हो। राइट, स्टीम नीड्स आप इसे कह सकते हो। तो ये स्टीम नीड हो गया। भानुपुरी डिसाइड टू स्टिमुलेट द एम्प्लॉइज बाय गिविंग ईच वर्कर टी शर्ट विद देयर नेम। ये तो क्लास आपने क्लियर कर लिया। तो नीड्स कौन सी है? स्टीम नीड, यानी कि रेस्पेक्ट, रिकग्निशन जो है यहाँ पे दिया जाता है। और बाकी ये 2 हो गया आपका इंसेंटिव।
और ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। और आपको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन भी करना है, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। और ये जिस फ्रीडम की बात कर रहा है वो स्टीम नीड क्या आएगा भाई, मैस्लो की 5 नीड होती हैं, ये ना ही फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आएगा, ना ही सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स के अंदर आएगा, ना ही बिलोंगिंगनेस नीड, ना ही क्लास उसके अंदर आएगा, नेचुरल लव अफेक्शन उसके अंदर भी नहीं आएगा, ये आएगा स्टीम नीड के अंदर। लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये फोर्थ नीड है जहां पे क्लास आपको क्या लिटिल फ्रीडम दिया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, मतलब आपकी इज्जत हो रही है, रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन यहां पे मिल रहा है। सेकंड, identify, they explain the incentive used by the CEO to improve the performance of employees। तो बताओ क्लास, आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो कौन सा इंसेंटिव दिया जा रहा है सीईओ द्वारा, और स्टेट द नीड ऑफ द एम्प्लॉइज एज पर द मैस्लो हायरार्की। यहां पे भी सेम वही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा है। आओ पढ़ते हैं। A popular magazine published an article on the job cuts across the globe. It stated that due to reasons like cost cutting, market condition, technological advancement, almost 2 lakh people in the IT sector have lost their job during the last year. This was read this was read and discussed by the employees of TechWire Limited, a software development company in India. It created a lot of unrest among them and morale came down. उनको लग रहा है हमें भी निकाल दिया जाएगा जब वर्ल्ड वाइड लोगों को निकाल दिया जा रहा है तो। The productivity of employees started decline. The CEO of the company observed, देखो CEO वाली बात है ना, यहाँ से शुरू हो गया। Observe the insecurity among the staff about their job, understanding his role, the leader, he wrote an email to all the employees assuring them about the stability of their future income and job। तो ये कौन सी है क्लास, यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, यानी कि कौन सी नीड की बात चल रही है क्लास, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड की बात चल रही है। और ये कौन सी नीड को पूरा कर रहे हैं, जो कौन सा क्लास यहाँ पे इंसेंटिव कौन सा है, जॉब सिक्योरिटी इज द इंसेंटिव। उनको जॉब सिक्योर कर दिया तो जॉब सिक्योरिटी की क्या आ गया, इंसेंटिव में कौन सा इंसेंटिव है, जॉब सिक्योरिटी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और कौन सी नीड है मैस्लो की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। यहीं पे क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। दिस कम्युनिकेशन गिव द एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड शो पॉजिटिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। वो खुश हो गए कि चलो हमको नहीं निकाला जाएगा, हमारी कंपनी हमको नहीं निकालेगी, वो अच्छे से काम करने लगे। दिस सीईओ was able to make the subordinate act in a desired manner to achieve organization goal without giving them any monetary incentive। तो monetary incentive थोड़ी था, ये तो नॉन monetary incentive है। पहचान गए आप, ये सेफ्टी सिक्योरिटी नीड हो गया मैस्लो का, बी वाला आंसर जो है, और पहला वाला आंसर हो गया जॉब सिक्योरिटी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टिंग का समझ आ गया होगा। नाउ थर्ड, Subramaniam is newly appointed human resource manager in Times Limited in Punjab. He is a Tamilian. Basically, he is a good in Tamil and English. Most of subordinate belong to Punjab and they are not very fluent in English. He feel much difficult them to understand this instruction. तो ये कौन सा बैरियर है जरा मुझे बताओ। आइडेंटिफाई द कंसर्न कम्युनिकेशन बैरियर, स्टेट द कैटेगरी। देखो कैटेगरी जो है वो है सिमेंटिक बैरियर, और सिमेंटिक बैरियर में ये जो बैरियर है इसको बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉल्टी ट्रांसलेशन, सिमेंटिक बैरियर। एक्सप्लेन एनी अदर कैटेगरी ऑफ सेम बैरियर लाइक टेक्निकल जार्गन। तो ये हो गया आपके तीनों के तीनों आंसर। आपको बस बताना है कहीं भी कोई, अच्छा ये एक्सप्लेन करना है नहीं, तो अब टेक्निकल जार्गन को या कोई भी और पॉइंट आपको इसमें लगता है आप उसको एक्सप्लेन कर देना। दैट्स इट, इतना ही है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड एक्सप्लेन टाइप which has been suggested by मिसेस राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कौन सा इंसेंटिव और कौन सा टाइप आपको बताना है, और ऑल्सो एक्सप्लेन 2 अदर इंसेंटिव ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का 2 अदर इंसेंटिव बताना है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल। आप पढ़ते हैं जरा। Mrs. Rajlakshmi is working as a human resource consultant in a firm manufacturing cosmetic, which facing प्रॉब्लम ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। कंपनी छोड़ के चले जा रहे हैं एम्प्लॉय। सीईओ ने इनवाइट किया सजेशन फ्रॉम हर फॉर रिटेनिंग द टैलेंटेड एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर। कैसे रोकेंगे टैलेंटेड एम्प्लॉयज को, टर्नओवर कैसे कम करेंगे। मिसेस राजलक्ष्मी रेकमेंड दैट गुड एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड इन एनी वे दैट क्रिएट फीलिंग ऑफ ओनरशिप। भाई ओनरशिप किसके अंदर आता है, स्टॉक ऑप्शन यानी कि को पार्टनरशिप, राइट। ओनरशिप कैसे आता है, जब आप उनको शेयर दे देते हो अपनी कंपनी के अमंग द एम्प्लॉय, एंड सेम टाइम मेक देम कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव, तो ये कौन सी इंसेंटिव है क्लास, को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, और ये कौन सा इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। और फाइनेंशियल के 2 और लिख दो, लाइक बोनस हो गया, लाइक इंक्रीमेंट्स हो गया, कोई भी आपको 2 परक्विजिट्स हो गया, कोई भी 2 आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर आपको कमीशन हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
हैंडसन इज सीईओ ऑफ न्यू कैसल एंटरप्राइज। आपको पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल। भाई एक क्वेश्चन तो लीडरशिप स्टाइल से आपको पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना एक क्वेश्चन आएगा लीडरशिप स्टाइल से, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन द अदर टू लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी। तो भाई और भी दो आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना है, और ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये भी आपको डायग्राम बना दोगे तो भी अच्छा है, बाकी आइडेंटिफाई करके लिखना है बस कि ये कौन सा है, ठीक है। Hansen is the CEO of Newcastle Enterprise, one of the world's most successful company. His success story have been well documented. He choose very highly motivated and capable manager who can perform their task creatively and adequately without his help. भाई लीडर चाहता है कि बिना मेरी हेल्प के काम हो जाए, फ्री रेन के अंदर होता है वो, लेजर फेयर लीडरशिप के अंदर होता है। He allow the group members to work on their own task and resolve the issue themselves. He intervenes but only when needed to correct unfavorable situation. मतलब इमरजेंसी में ही वो क्लास क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। He does not use power unless it is very essentially, absolutely essential. He even allow mistakes to happen for his people to learn from them. He support them and supply them required information to complete the assigned task. तो ये कौन से की बात कर रहा है क्लास, ये बात कर रहा है फ्री रेन लीडरशिप की, और आपको इसका भी डायग्राम बना देना है फ्री रेन लीडरशिप का, और उसको एक्सप्लेन कर देना है, ओके। और दूसरा जो है ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक का भी आपने डायग्राम बनाकर चलना है, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक का सबका पूछा है ना क्वेश्चन में। तो ये हो गया क्लास लीडर और ये सारे फॉलोअर्स हो गया, और ऑटोक्रेटिक में भी आप इस तरीके से डायग्राम बना दोगे, ये लीडर है ये आपका फॉलोअर है, ओके। डायग्राम बना के थोड़ा थोड़ा सा क्लास एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। क्वेश्चन जितने नंबर का है उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। और आपने मॉक टेस्ट में देखा ही होगा, अगर एसपीसीसी ऐप पे आप मॉक्स बना रहे हो, जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना, कंप्लीट प्रैक्टिस। अदरवाइज ऐसा होगा तुमको सब आता होगा बट एग्जामिनेशन में तुम लिख नहीं पाओगे, अटक जाओगे, भूल जाओगे, कई बार बहुत ज्यादा लिख दोगे, कई बार बहुत कम लिख दोगे, काटाकूटी होगी, जो नेसेसरी वर्ड्स है वो आप नहीं लिख पाओगे, जो कीवर्ड्स है वो नहीं लिख पाओगे। तो मॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। कंट्रोलिंग की बात करते हैं, ये क्लास मिसप्रिंट है ये, ठीक है। कंट्रोलिंग है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। अब इसमें देखते हैं कि करे क्वेश्चन। सबसे पहला, Anmol Pathak, a restaurant owner, observed that over a period of 1 year, the cost of raw material, transportation and packing had increased. As a result, the total cost has increased by 15%. He thought that it was not easy to keep check on each and every activity of organization. So he decided to study deeply the increase in these three costs. He prepared a table acceptable and actual increase in the cost given below. रॉ मटेरियल एक्सेप्टेंस जो था 4%, एक्चुअली बढ़ गया 7% से। ट्रांसपोर्टेशन 10%, एक्चुअली बढ़ा 8% से। पैकेजिंग 10%, एक्चुअली बढ़ा 20% से, ठीक है। एक्सप्लेन टू कंपोनेंट्स रिलेट टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट विल एक्चुअली यूज बाय द अनमोल पाठक टू एनालाइज द डेविएशंस। तो यार डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए दो कंपोनेंट क्या क्या होता है, सीपीसी और एमबीई, ठीक है। सीपीसी और एमबीई, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो अब टीचर ने ये सवाल दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाओ भैया इसको पढ़ के कि क्या है भैया इसके अंदर, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ बता रहा है कि सीपीसी क्या है और एमबीई क्या है, इन दोनों के थ्रू वो डिसाइड करेगा कि यार किस रेंज के डेविएशन को अलाउ करना है, किस रेंज के डेविएशन को इग्नोर करना है। तो यहाँ रेंज ऑफ डेविएशन जो है वो बता रहा है कि इतना रेंज हम अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये बताएगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है और इवन जो पैकेजिंग कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ज्यादा क्रूशियल है, वो ज्यादा आपको रोल प्ले करेगा, वो ज्यादा क्रिटिकल है, वो कंपनी को ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, राइट। तो आपको इसमें से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, इवन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, बस आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना, सीपीसी और एमबीई को, बात खत्म, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, The above para discuss some of the steps in the process of one of the function of management. एक function of management के process के बारे में आपको लिखना है। Explain these steps, also state the steps not discussed in the above para. तो जो steps discuss नहीं हुए ना आपको वो भी यहाँ पे discuss करना है। तो Winber Limited set up manufacturing unit at Bhiwadi in Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealer all over the country. Their product target was 500 गीजर पर वीक। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है टारगेट बना दिया, यानी कि सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। तो सबसे पहला क्या हो गया, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, ठीक है। टारगेट को इन्होंने सेट कर दिया। इट वाज डिसाइड दैट द मैनेजमेंट दैट वेरिएशन इन द प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट विल बी एक्सेप्टेबल। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज 450, ठीक है। फिर क्या किया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर उन्होंने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल
परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस को इन्होंने मेजर कर दिया 450। द नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन इंक्रीज टू 470, अगले हफ्ते प्रोडक्शन जो है 470 तक इंक्रीज हो गया। अ वीक लेटर प्रोडक्शन वाज 460 गीजर्स। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन प्रोडक्शन वाज ड्यू टू इररेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। तीसरा क्या हो गया, इन्होंने क्या करा मुझे बताओ, मेजरमेंट भी कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया, उसके बाद क्या किया, डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन, कंपैरिजन, तीसरा हो गया क्लास कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के बाद इन्होंने क्या किया, एनालाइजिंग डेविएशन। ये 4 स्टेप्स इन्होंने क्या किया है, फॉलो किया हुआ है। ओके, अब आगे बोला है कि ऑल्सो स्टेट द स्टेप दैट हैव नॉट बीन डिस्कस। तो कौन सा डिस्कस नहीं हुआ है, तो ऐसे ना बी डालना, यानी कि आप सबसे पहले ए लिखोगे, द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड हियर, वहां पे 4 पॉइंट है। फिर बी द प्रोसेस, द स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग नॉट हाईलाइटेड हियर, वो है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और दूसरा है फीडबैक इन कंट्रोलिंग, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो आपको ना ये दोनों ही पॉइंट लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, और ये 4 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, इस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन से डिस्कस कर लिए और कौन से नहीं किए। आपको डिटेल में नहीं बताना, स्टेट बस बताना है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला। एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा लंबा लिखोगे, स्टेट बोलेगा तो आप क्लास बिना पॉइंट डाले हेडिंग हेडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। Next, identify the function of management discuss above. State those steps in the process of functions. Identify which are discussed in the above paragraph. तो कौन कौन से functions इसके अंदर, कौन कौन से steps of the function of management, जो point number A में निकलेगा, उसके कौन कौन से steps इन्होंने लिख रखे हैं। ओके, तो AS Limited is a large company engaged in assembly of air conditioners. Recently, the company had conducted the time and motion study and concluded that on the average of worker can assemble 10 air conditioner. 10 AC assemble करेगा एक दिन में। The target volume of company in a day is assembling 1000 units of air condition. तो एक दिन में जो है वो पूरा का पूरा 1000 units हम लोग कवर करेंगे। The company is providing attractive allowances to reduce the labor turnover and absentee. छुट्टी ना मारे, टर्नओवर ज्यादा हो, इसलिए अट्रैक्टिव जो है अलाउंसेस दे रहे हैं। ऑल दी टर्नओवर जो है वो लेबर टर्नओवर कम हो, मतलब लोग जो है छोड़ के ना जाएं, छुट्टी ना मारे, इसलिए हम उनको ज्यादा अलाउंसेस दे रहे हैं। ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी। इवन then the assembly of air conditioner per day is 800 units only. To find out the reason for, अच्छा अभी भी इसके बाद भी 1000 की जगह सिर्फ कितना हुआ एक दिन में, 800 यूनिट। To find out the reason, company compare the actual performance and observe through CCTV that some of the workers were busy in gossiping. कुछ वर्कर गप्पे लड़ा रहे हैं, है ना, तो पता चला CCTV कैमरे से। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन की बात हो रही है क्लास, कंट्रोलिंग की बात हो रही है। कौन सा फंक्शन है, कंट्रोलिंग। और स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट, सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ टारगेट, टारगेट को जो है सेट किया, फिर मेजरमेंट किया एक्चुअल परफॉर्मेंस का, जो इसमें 800 निकला है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप पेपर में सही से लिखना, मैं तो रफ में ही लिख रहा हूं, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ वो हो गया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, और उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, कंपैरिजन, फिर कंपैरिजन के बाद इन्होंने क्या किया, एनालाइजिंग डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन को एनालाइज किया। अभी उसको ठीक नहीं किया ना, अभी उसको ठीक नहीं किया, तो एनालाइजिंग डेविएशन तक ही लिखोगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से वर्कर गप्पे लड़ा रहे हैं, पाया गया। फिर उनको रूल रेगुलेशन बनाएंगे, उन वर्कर को निकालेंगे, वो टेकिंग करेक्टिव मेजर होगा। ओके, तो वो इसने किया नहीं है, तो ये 4 पॉइंट ही है, आपको डिटेल में लिखना नहीं है, सिर्फ इन शॉर्ट में आपको लिखना है। स्टेट 4, डिस्क्राइब एनी 2 फीचर ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द सिचुएशन। 2 फीचर बताने हैं और 4 बेनिफिट्स बताने हैं, इंपॉर्टेंस बताने हैं। एक्सप्लेन एनी 4, तो वो कोई भी बता सकते हो, लाइक जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप बता सकते हो कि इसके अंदर आप ये बता सकते हो कि इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, है ना। इसके बाद हेल्प्स टू मिनिमाइज एरर, आप ये बता सकते हो। फ्यूचर कंट्रोलिंग को बेटर बनाता है, सॉरी फ्यूचर प्लानिंग को आप ये भी बता सकते हो। 4th में है लिखा हुआ है, मिस्टर Shantanu is a chief manager of a reputed company that manufacture garment. He called the production manager and instructed him to keep a constant and continuous check on all the activity related to his department so that everything goes as per the setup plan. He also suggested him to keep a track on the performance of all the employees in the organization so that targets are achieved effectively and efficiently. तो 4th point में वो goal को achieve करने की बात कर रहा है, वो होगा क्लास गोल ओरिएंटेड, और दूसरा है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस,
और अगला है क्लास परवेसिव। ठीक है, परवेसिव क्यों? सबको बुला रहा है, सबसे बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया ही कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजर इंस्ट्रक्टेड हिम टू कांस्टेंट कंटिन्यूअस चेक। तो कंटिन्यूअस चेक हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा तो ये हो गया गोल ओरिएंटेड हो गया। ही सजेस्टेड हिम टू कीप अ ट्रैक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हो गया, तो ये हो गया परवेसिव। सारे एम्प्लॉइज हर जगह, सब सारे एम्प्लॉइज पे जो लागू हो जाता है उसको बोलते हैं परवेसिव। तो ये हो गए आपके दो फीचर, एनी टू, कोई भी दो आपका मन करे वो लिख देना, डिस्क्राइब कर देना इसको। और चार आपको इंपॉर्टेंस लिखने हैं, जैसे आपकी मर्जी, आप हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करके लिखो या नंबर डाल के लिखो। और पेपर में ध्यान रखना, जब भी आप नंबर लिखते हो ना, हमेशा रोमन नंबर का यूज किया करो, हमेशा बिजनेस स्टडीज के अंदर। और मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर पॉइंट टू पॉइंट आप जो है वो लिखा करो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ, एक्सप्लेन एनी फोर अदर वेज इन विच दिस फंक्शन मैनेजमेंट में हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंस, यानी कि बेनिफिट, कि ये जो फंक्शन है ये कैसे बेनिफिट देगा। विकास वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ यालेट लिमिटेड एज अ कंपनी प्रोवाइडिंग एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू इंडियन डिफेंस सर्विसेज। दे हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस सक्सेसफुली फॉर लास्ट 12 years and earning enough profit, but from the last 1 year they realized that through the business is getting big order which are being fulfilled times, even then revenues kept on decreasing. Revenue कम हो रहा है. Vikas was not able to find out where the problem was. He started keeping a close check. जहां पे close check रखा जाएगा प्रोग्रेस एक्टिविटी पे, समझ जाना वो कंट्रोलिंग की बात हो रही है, उसको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है. मैंने कहा था ना सीसीटीवी नजर रखेंगे, कुछ गलत हो रहा होगा, चोरी हो रही होगी, धांधलेबाजी हो रही होगी, कुछ छुपाया जा रहा होगा, समझ जाना कंट्रोलिंग. He wanted to take some action before any मेजर डैमेज कुड बी डन टू द बिजनेस. भैया वो सतर्क हो गया, कोई बड़ा नुकसान ना हो, सबसे पहले चौकस हो जाओ. तो विकास ने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, हु मॉनिटर करता है जो कंपनी के पूरे प्रोसेस पे, और पाया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो डिलीटिंग एंट्रीज फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से कुछ एंट्री रीड करता है और उसको अपनी जेब में ले जाता है, यानी कि पॉकेटिंग करता है उसको. ही वाज कॉट एंड हैंडेड ओवर टू पुलिस, पुलिस को दे दिया जाता है, और ताकि ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि मिनिमाइज किया जा सके डिसऑनेस्ट बिहेवियर को. अब पता है कौन सा फीचर है? मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ये वो फीचर है ऑफ कंट्रोलिंग का, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जिस पे मैंने फोकस किया था, मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था इसके ऊपर कल, अगर आपको याद हो, कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. और एनसीईआरटी का स्पेशल लाइन मैंने उठा के दिया हुआ था, और इससे आपको एमसीक्यू भी काफी देखने को मिलेगा. और 4 अदर वेज, यानी 4 अदर इंपोर्टेंस आपको यहाँ पे लिखने हैं. नेक्स्ट, अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आइडेंटिफाई द डिसीजन सजेस्टेड बाय मिस्टर अरिकेत आचार्य. यहाँ पे अरिकेत आचार्य होंगे, है ना, उन्होंने कौन सा सजेस्ट किया. स्टेट बाय गिविंग एनी 3 रीजन एज टू व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइस हिज सन टू टेक डिसीजन विद कॉशन. देखो, धवल आचार्य आफ्टर रिक्वायरिंग अ बैचलर डिग्री इन एचएम होटल मैनेजमेंट जॉइन हिज फादर चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन अहमदाबाद. बीइंग यंग एंड enterprising, he suggested his father to add a new section of vegetarian bakery item. एक बेकरी आइटम के लिए उसने सुझाव दिया जिसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा. उसके फादर ने बोला, सजेस्टेड हिम टू टेक डिसीजन विद कॉशन, कि भाई समझदारी से डिसीजन लो. अंडरस्टूड एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली एज अ बैड डिसीजन में डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ बिजनेस. उसके पापा ने बोला, बेटा जोश जोश में आके कुछ गलत डिसीजन मत लेना, सोच समझ कर डिसीजन लो. 5 करोड़ रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसको लगाते हो ना तो सोच समझ कर आप डिसीजन लो. तो बताओ क्लास, कौन से डिसीजन की बात कर रहा है? ये डिसीजन है कैपिटल बजटिंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं. दैट्स इट, खत्म. तो कैपिटल डिसीजन यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क इन्वॉल्व, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, और लास्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. तो ये आपको लिखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन आपको पहचानना है कि किस डिसीजन की बात हो रही है, फिर तो बाकी पॉइंट्स आप समझ ही जाओगे. ओके, तो 3 लिखने, तो कोई भी 3 पॉइंट आप लिख देना कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के. नेक्स्ट, Srijan, after completing his bachelor degree in culinary arts from a reputed institute, took over his family restaurant specializing in South Indian dishes. This is because this business was promoted by his grandfather many years back in form of a company. Now he wants to get the restaurants renovated to open a special section for bakery product. It is estimated that investment of 5 crore, same wahi question hai, will be required to execute this plan. At present, the cash flow of the position is not strong and fixed operating cost of business are also high. कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो क्या इशू करोगे? इक्विटी इशू करोगे. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी तुम्हारा हाई है तो क्या इशू करोगे? इक्विटी इशू करोगे. दोनों पॉइंट है फाइनेंसिंग डिसीजन का.
और आगे कीपिंग इन व्यू द अबव सिचुएशन नेम विच टू डिसीजन शुड switch to decision the source of finance which region should choose for modernization and expansion of business. Also explain one more factor apart from those stated above which region should keep in mind while taking the decision. देखो इसमें दो डिसीजन है, पहला इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गया यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ठीक है, और दूसरा जो है वो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन. दो डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन. Also explain one more factor apart from those stated above which students should keep in mind. अच्छा बताओ क्लास क्या क्या उसको माइंड ध्यान में रखना चाहिए, राइट? Name the two reasons the source of finance which citizens should choose for modernization and expansion. अच्छा एक चीज समझना क्लास, keeping in view the above, name two reasons the source of finance the source of finance which region should choose for modernization and expansion of business. तो देखो यार इसमें ना यही दो है. तो सबसे पहला फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया आंसर, और दूसरा हो गया आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैश फ्लो पोजीशन. तो या ना ये दो पॉइंट साफ दिया हुआ है, तो सृजन को ना इन दोनों पॉइंट को देखना है. एक तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हाई है उसकी तो उसको इक्विटी इशू करना चाहिए, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो भैया उसको फिर इक्विटी इशू करना चाहिए, डेट इशू नहीं करना चाहिए. फिर आप आंसर में एक और पॉइंट लिखोगे, जैसे कोई भी पॉइंट लिखोगे लाइक कंट्रोल कंसिडरेशन. अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके पास रहे तो डेट इशू करो, नहीं चाहते कंट्रोल आपके पास रहे तो फिर आप भैया इक्विटी इशू कर सकते हो. बाकी ये जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है. तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है उसी पैटर्न में, अलग अलग पैराग्राफ के अंदर, पहला पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के तीसरा पैराग्राफ, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये दो पॉइंट हो गए इसके अंदर, पहला कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और अगला है एक पॉइंट और. तो आप कोई भी पॉइंट डाल सकते हो, लाइक रिस्क डाल सकते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट डाल सकते हो, या फिर मार्केट कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन डाल सकते हो, या फिर आप जो पॉइंट आपको मैंने बताया वो पॉइंट भी डाल सकते हो, जैसा आपका दिल करे. लाइक कंट्रोल कंसिडरेशन बताया मैंने वो भी डाल सकते हो. नेक्स्ट, स्टेट द टू फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस इन द above. तो दो फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, इन तीनों में से दो बताने हैं. और एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग ईच ऑफ द डिसीजन दैट स्टिल हैव टू बी कंसिडर्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर. जो दो पॉइंट इनमें से जो डिस्कस नहीं हुए, दो फैक्टर, उन फैक्टर्स को आपने डिस्कस करना है, ठीक है. मोनिशा कंज्यूमर गुड्स इज ए लीडिंग कंज्यूमर गुड्स चेन, एग्जामिनेशन में भी आ चुका है क्वेश्चन ये, विद अ नेटवर्क ऑफ 46 स्टोर primary across Mumbai, Delhi और Pune. It was started by Monisha Gupta in 1987. It has a large market share in Mumbai, Delhi, Pune. Looking for an opportunity to expand, it has decided to open a new branch in Kerala. और केरला में नया ब्रांच खोलेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया. इट हैज ऑल्सो डिसाइड ऑन व्हाट न्यू रिसोर्स इट विल बी इन्वेस्ट सो दैट इट एबल टू अर्न हायर पॉसिबल रिटर्न्स फॉर इट्स इन्वेस्टर. वंस द कंपनी बिलीव दैट इट विल बी एबल टू जनरेट हायर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इट ऑल्सो हैज to decide on how this project will funded. पैसा कहां से आएगा मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन. The finance manager Atul was told the optimum capital structure by striking a balance between the various sources getting project funded so to increase shareholders wealth. Atul after assessing the cash flow position of the company, सुनो cash flow position तो हो गया एक पॉइंट, राइट. evaluated the cost of different sources, cost भी जो है वो कंसिडर हो गया. compare the risk, ये रिस्क वाला पॉइंट भी हो गया. with each sources as well as the cost of raising fund, यानी कि फाइनेंस जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो पॉइंट भी, फ्लोटेशन कॉस्ट वो पॉइंट भी इन्होंने कवर कर लिया. तो दो फाइनेंसिंग डिसीजन कौन कौन से, तो आप लिखो द टू फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व इन दिस केसेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और दूसरा क्या है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन. फिर आप सेकंड लिखोगे एक्सप्लेन एनी टू, फिर दो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहला कैपिटल मार्केट कंडीशन आप लिख सकते हो, कैपिटल मार्केट सिचुएशन जो है वो आप लिख सकते हो, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, और दूसरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लिख सकते हो कितना है, और तीसरा आप लिख सकते हो कंट्रोल कंसिडरेशन. तो आपको कोई भी दो लिखना है, एनी टू लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना बस. तो कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या लिखो, कंट्रोल रखना चाहते हो तो भैया फिर इक्विटी इशू मत करो, डेट इशू करो. कंट्रोल नहीं करना चाहते तो भैया इक्विटी इशू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कंट्रोल करना है भैया तो शेयर्स मत दो, फिर डेट इशू करो. इन्फ्लेशन है तो इक्विटी इशू करो, डिफ्लेशन में डेट इशू करो. तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4. Identify and explain the three factors highlighted above which affect the working capital requirement. साफ साफ खुद ही कह दिया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है ना, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उसमें वर्किंग कैपिटल के तीन फैक्टर्स जो है बताने, जो हाईलाइट है ऊपर, अलग नहीं बताना. तो आप क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ा करो कि कोई कोई क्वेश्चन कहता है
जो इसमें है वो बताओ, कोई कहता है जो इसमें नहीं है वो बताओ। तो ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन आपका मांगता क्या है। इंडियन इक्विटी मार्केट आर गोइंग थ्रू अ फेस ऑफ बूम। देखो अब इंडियन मार्केट बूम में है, यानी कि इसका पॉइंट हो कैपिटल मार्केट कंडीशन, कैपिटल मार्केट कंडीशन, ठीक है। कैपिटल मार्केट कंडीशन, इसको बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, कैपिटल मार्केट कंडीशन या बिजनेस साइकिल, ओके। ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजीज, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, है ना। फ्यूचर में आपको लग रहा है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ओके। दिस हैज रिजल्टेड इन लॉट ऑफ न्यू वेंचर्स vying for a market share. Old enterprise trying to keep up with the pace with which changes are taking place in economy. This technological innovation has even class जो technological innovation business to compete global scale, तो यह class competition, extent of competition, ये वाला हो गया extent of competition, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। तो फोर्थ पॉइंट में ये तीन है, फोर्थ के दीज थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कंसिडरेशन बिजनेस मार्केट कंडीशन या फिर बिजनेस साइकिल, और ये आ गया एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। तीनों के बारे में बता देता हूं। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस लग रहा है फ्यूचर में तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, नहीं लग रहा तो कम होगी। कंपटीशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और कंपटीशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। इन्फ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, दुकान में ज्यादा माल रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और डिफ्लेशन या रिसेशन का टाइम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। Identify the type of financial service that Ramesh has offered to Rohan. State any four importance of this service. Rohan inherited a very large area of agricultural land in Haryana. After the death of his grandfather, he planned to sell this piece of land and use the money to set up a small paper factory to manufacture all kind of stationery item from recycled paper. He consulted his friend Ramesh, who is working in a financial consultancy firm. Ramesh helped him to prepare a blueprint of this future. देखो जो भी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है ना, उसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया ये। बिजनेस ऑफ ब्लूप्रिंट, ये वर्ड ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन। और ये मैंने जब आपको पढ़ाया था ना, आपको याद करो, जब मैंने कल तुमको ये पढ़ाया था शाम को, तो मैंने इस पर बहुत फोकस किया था, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन डेप्थ फोकस किया था। ऑन द बेसिस ऑफ सेल फॉरकास्ट इन नेक्स्ट 5 years, बेस्ड ऑन दीज एस्टिमेट, ही हेल्प रोहन टू असेस द फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। और 4 इंपॉर्टेंस बताने हैं, कोई भी 4 इंपॉर्टेंस, लाइक लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, और फंड्स को फंड्स इकट्ठा किया जाता है जब जरूरत होती है तब के लिए, और ये फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी देखता है, बिजनेस स्मूथली चल सके उसके लिए भी ये फंड्स को इकट्ठा करता है। तो ऐसे 4 पॉइंट कोई भी इंपॉर्टेंस का डिटेल में लिखना, बस स्टेट यानी कि बताना, एक एक दो दो लाइन में। तो आपको एक एक दो दो लाइन में 4 पॉइंट और बताने हैं, और यहाँ हेडिंग डाल देना फाइनेंशियल प्लानिंग, आइडेंटिफाई करना है, नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग लिख दोगे, 1 नंबर वहां मिल जाएगा, यहाँ 3 नंबर मिल जाएगा, मे बी ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर 3 का हो तो यहाँ पे 4 पॉइंट पे आधे आधे 2 नंबर मिलेगा, और इस पे 1 नंबर मिलेगा, राइट। और ये सही है, ये गलत है तो इस पे नंबर आपको सही है मिलेंगे, इस पे कट जाएंगे, ये सही है तो इसमें मिलेंगे, ये गलत है इस पे कट जाएगा, बट जो प्रोसेस सही होगा वो उसका मिलेगा। और सबसे ज्यादा बात ना, जब भी केस स्टडी करते हैं, अगर बच्चे ने पहला पार्ट पहचान लिया सही है तो ऑब्वियसली वो दूसरा भी सही लिखेगा। अगर आपने पहला ही गलत लिखा तो उसकी इंपॉर्टेंस भी उम्मीद है आप गलत ही लिखोगे, पहला पॉइंट ही गलत है। क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन पहचानो, फंक्शन के एडवांटेज लिखो या फिर फीचर या इंपोर्टेंस लिखो। आपने फंक्शन ही गलत पहचाना तो उसकी इंपोर्टेंस भी तो गलत लिखोगे ना। ऐसा हो सकता है फंक्शन सही पहचान लिया और इंपोर्टेंस गलत लिखो? ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो दोनों गलत हो जाता है फिर। तो ये हो गया हमारा एंड। तो हमने आज अच्छे से चैप्टर नंबर 7, 8, 9 खत्म कर दिया, उसके केस स्टडीज, अभी एमसीक्यू की वीडियो आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ खत्म हो गया। अब आज शाम को तुमको मैं 10, 11, 12 तीनों चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कराऊंगा, कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। शाम को ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा। बाकी कल दिन में मैं उन तीनों चैप्टर के आपको कराऊंगा केस स्टडीज और एमसीक्यू, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्लास लिख के जरूर बताना कितना प्रिपेयर हो गया, क्या बचा है। और कुछ भी आप अगर डिमोटिवेशन आ रहा है मन में तो याद करोगे, सुनील सर इतनी मेहनत कर रहे हैं 4 दिन के अंदर, दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ना। रिजल्ट तो आपका है ना, पेपर आपका, भविष्य आपका है, तो मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।